हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग न्यू जोश और न्यू उमंग के साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, यानी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आप लोग बता दे जाए, इससे पहले हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ाई हो चुका है। यदि आप उसका वीडियो नहीं देखे तो पहले उसका वीडियो देख ले, ताकि आप लोग का बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और संपूर्ण तैयारी बाबू ये वन शॉट है, जो कि बिहार बोर्ड इंटर 2026 से 27 सेशन वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें हम लोग लेखक परिचय, संपूर्ण अर्थ और वीवीआई प्रश्न में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका कवर करेंगे। ये वन शॉट है, इसके पढ़ने के बाद आपको कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। बात समझ रहे हैं? आइए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बात करें बाबू संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, उस संपूर्ण क्रांति पाठ के जो लेखक है, नहीं राइटर जो है, याद रहेगा जो राइटर है उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण याद रहेगा। लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। और याद रहेगा मेरे भाई, इनके बचपन का नाम जो था बाउल था। क्या नाम था? बाउल। बाउल या बाउल ये भी लिख सकते हैं, बाउल। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल। ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है मेरे भाई कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल। तो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, उस पाठ के लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। और लोग इन्हें शॉर्ट में जेपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेपी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। जेपी भी बोलते हैं। और ये बिहार के लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। क्या चीज? लोकनायक। लोकनायक मेरे भाई, अगर वीडियो महिमा से देख लेते हैं, पढ़ाई अगर अच्छे से देख लेते हैं, तो आप हीरो हैं मेरे भाई। तो बाबू पुनः जानिए कि जो संपूर्ण क्रांति है उस पाठ के लेखक है जयप्रकाश नारायण। उनका बचपन का नाम बाउल था, और जैसे बड़े होते गए उनको शॉर्ट में लोग जेपी बोलते गए। और ये बिहार के छात्रों के लिए एक छात्र आंदोलन किए थे, और उसी समय उनका नाम लोक नायक दे दिया गया। यानी कि बिहार के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोक नायक का मतलब होता है लोगों का हीरो, तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। इनकी जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में किताब दियारा गांव, किताब दियारा गांव जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पड़ता है, ठीक है, जो कि सारण जिले में बिहार में ही हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म किताब दियारा गांव में हुआ था, ठीक है। निधन की बात करें तो इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1900, याद रहेगा, 79 ईस्वी को हुआ था। निधन कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना आप लोग अच्छे से, है ना। माता जी का नाम था फुलरानी देवी तथा पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में दोनों सवाल आए हैं। और एक और चीज आते हैं, एक और इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम देखिए, पत्नी इनके जो नाम था, उनका नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। आप लोग अच्छे से नोट करते जाइएगा। प्रभावती देवी जो कि एक व्यक्ति थे गांधीवादी, गांधीवादी जिनका नाम था, बता दे रहे मेरे भाई, गांधीवादी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रजकिशोर, ब्रजकिशोर, ब्रजकिशोर प्रसाद की क्या थी? पुत्री थी। प्रसाद की पुत्री थी। तो मेरे भाई आप लोग ये आप लोग टर्म देखिएगा कि पुत्री थी, पुत्री थी। थोड़ा गौर करिएगा बात को। तो माता जी का नाम फुलरानी देवी और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, और पत्नी के नाम था प्रभावती देवी, जो गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में प्लस 2 नंबर ये दोनों में आया, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही किए, और आगे की शिक्षा के लिए वो पटना कॉलेजिएट चले गए। पटना कॉलेजिएट गांधी मैदान के बगल में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरा जान लीजिए। शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा गांव पर यानी घर पर ही किए, और आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट चले गए थे। और पटना कॉलेजिएट स्कूल तो गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल छोड़ देते हैं, और उसके बाद आईएएससी के एग्जाम जो है वो देते हैं, जो विद्यापीठ होता है ना, उसी विद्यापीठ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाया गया था, उसी से देते हैं। आइए आराम से पढ़ते हैं। 1922 समझिएगा, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, और माँ की अस्वस्थता, समझिएगा, माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए थे। तो मेरे भाई 1922 में एक व्यक्ति थे, उन्हीं से नहीं होता है कि 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए, और अमेरिका जाने के उपरांत उनकी माँ की जो तबीयत था वो खराब हो जाता है, और उनकी अस्वस्थता के कारण ये पीएचडी नहीं कर पाए थे। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है।
राजनीति जीवन की बात करें तो ये राजनीति जीवन, देखिए राजनीति वो जीवन का होता है। ये राजनीति में कौन कौन से राजनीति में भाग लिए और कब कब भाग लिए, ये हम लोग ब्यौरा इसका जानेंगे। मेरे भाई 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के नाम सुने, पंजा छाप। 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल भी चले गए थे। देखिए बाबू, मेरे भाई, मेरे हीरो, आप लोग बता दे जाए, जो अच्छा काम करते हैं समय समय पर उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी चले गए थे और जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। याद रहेगा मेरे भाई कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ठीक है, देखिए 1939 और 1943 में पुनः जेल गए, पुनः जेल चले गए, फिर जेल गए। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, क्योंकि बाबू ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में आया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1952 में किसने किया था, जयप्रकाश नारायण जी किए थे। आप लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टर्न बिंदु है और कुछ नहीं। फिर 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय, समझिएगा, सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। मतलब ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से कब जुड़े थे डॉक्टर जेपी जी, जेपी मतलब वही जयप्रकाश नारायण जी, तो 1954 ईस्वी में। फिर पुनः 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया आपातकाल के दौरान। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति, मेरे भाई यही तो है छात्र आंदोलन। और छात्र आंदोलन में जो भाषण दिए थे उसी का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के राइटर है, लेखक है जयप्रकाश नारायण, जो कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है मेरे भाई। तो ये याद रहेगा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया आपातकाल के दौरान। और यही आप लोग जो आंदोलन किए थे, जो भाषण दिए थे 1974 ईस्वी में, इसी का नाम हो गया है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति कब दिया गया था भाषण, 1974 में मेरे भाई। इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था। जनता पार्टी का गठन इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ था। कृतियां की बात करें, इनका प्रमुख कृतियां देखिए, परीक्षा में भी आया है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब पुनः निर्माण किया जाए इंडियन पॉलिटी की, इंडिया की राजनीति की। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है, तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। सम्मान की बात करें तो 1965 ईस्वी में इन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। याद रखिएगा मेरे भाई, ये बहुत बार मेरे भाई, बहुत बार परीक्षा में आया है, प्लीज प्लीज। 1965 में समाज सेवा के लिए इसे समझिएगा मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। और मेरे भाई ये देख लीजिए, सर्वोच्च इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 से भारत रत्न दे दिया गया। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिए मेरे भाई। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रस्तुत पाठ में लोकनायक, थोड़ा गौर करिएगा, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है मेरे भाई। ये 5 जून, थोड़ा गौर करिएगा, थोड़ा सा एकदम अच्छे से, इसको अच्छे से देखिएगा। ये बाबू निबंध है, इसको सॉरी निबंध करे, भाषण है, इसे आप लोग को रट्टा मत मारिएगा, भाषण समझ ही रहे कैसे याद किया जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में लोकनायक, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो मेरे भाई ये छात्र आंदोलन, या इसी का नाम छात्र आंदोलन द्वारा के दौरान ये एक भाषण दिए थे पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को। और इसी समझिएगा भाषण को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और 5 जून 1974 को ये कहां पर दिए थे, पटना के गांधी मैदान में दिए थे। भाषण किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे मेरे भाई। ठीक है, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है मेरे भाई। ये संपूर्ण जो भाषण जो पाठ है और इसके पुस्तिका को लेना चाहेंगे तो ये जनमुक्ति पटना से प्रकाशित किया गया है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। कहां पर, पटना के गांधी मैदान में मेरे भाई। समझिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस भाषण को सुनने के लिए, यानी कि जो जेपी जी
यानी जो बिहार के लोगों का नायक है जयप्रकाश नारायण जी मेरे भाई, उनके भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। मतलब उसमें सबसे ज्यादा युवा लोग आए थे आए थे, क्योंकि मेरे भाई ये जो पाठ पढ़ रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सर्दी हुआ है, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। यानी आप लोग समझ सकते हैं मेरे भाई कि जहां पर छात्र आंदोलन होगा, और छात्र आंदोलन में बूढ़ बुजुर्ग थोड़े नहीं जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा युवाओं का बोलबाला था। मतलब युवा लोग सबसे ज्यादा गए थे। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। मेरे भाई आप लोग नाम सुने हुए दिनकर जी, जिनका नाम है, समझ में आ रहा है, दिनकर जी का नाम सुने हम लोग? हाँ जी, हाँ जी। रामधारी सिंह दिनकर के ही नाम से नहीं जाना जाता है। बहुत सुंदर। रामधारी सिंह दिनकर मेरे भाई, रामधारी सिंह दिनकर को ही राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो मेरे भाई अगर ये लोग कविताएं इस प्रकार लिखते थे कि लगता था कि देश के प्रति लोगों के लगाव को लाते थे, देश के प्रति ये कविताएं लिखते थे, अगर ये लोग होते, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, तो हमारे भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, इनकी द्वारा लिखी गई कविताएं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं ये जिम्मेदारी मैंने मांग के लिए, देखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए जयप्रकाश नारायण जी हमारे बिहार के लिए नेता के काम करने लगे थे। जन लोकनायक के नाम से जानने जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी छात्रों के लिए कार्य करना शुरू कर दिए थे। तो जो बाबू समझिएगा, जो लोगों के लिए कार्य करना चालू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें नेता के रूप में ही माना जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो इनको नेता बनाए गए थे छात्रों के लिए, जो लीडर बनाए गए थे, तो वो बोल रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेदारी यानी छात्रों के यानी युवाओं की जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है कि आप ही हमारे बिहार राज्य के विकास के लिए या युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, बाकी कोई भी राजनेता नहीं कर पा रहा है। वे कहते हैं, जयप्रकाश जी नारायण जी कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला समझ में रहा है मेरा होगा। यानी जयप्रकाश नारायण जी बहुत अच्छे अति उत्तम विचार का यह बात प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा कि मैं नाम का नेता बन गया काम कुछ ही नहीं है, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। देखिए मैं सबका बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वो मेरा होगा। बात समझ में रहा है? ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं यही विचार होना चाहिए एक नेता का, सबकी बात सुनिए, लेकिन जो देश के प्रति जो लगे कि ये अच्छा है, जो हमारे भारत के या बिहार के नव निर्माण के लिए कार्य सिद्ध कर सके, वही आप कार्य कीजिए। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। याद रहेगा मेरे भाई, ये बोल रहे हैं लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। नहीं होता है कि अपने से ही पैसा कमाना और अपने से ही पढ़ाई किए थे ये। तथा वापस आकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, यानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। आप लोग ऑब्जेक्टिव में दिया उधर पढ़ाया कि कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए। देखिए अब आप बताइए, ये 5 जून 1974 ईस्वी में जब भाषण दिए, कहां पर? पटना के गांधी मैदान में, तो वहां पर लाखों लाखों लोग आए। तो जानते हैं ये नेता बहुत प्रसिद्ध हो गए, और जब प्रसिद्ध कोई व्यक्ति हो जाते हैं तो हर एक जो बड़े नेता होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे में शामिल हो जाए, ताकि हम इसका वोट, जो वोट बैंक है, वोट बैंक का मतलब समझ में आ रहा है ना, इनको जानने वाले जितने लोग हैं, इनके मानने वाले जितने लोग हैं, वो हमको ही वोट देगा, जिससे हम विजय प्राप्त करेंगे, जीत जाएंगे और जनता को लूटेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जयप्रकाश बाबू से मिलने के लिए बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता आए, और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी। लोकतंत्र कैसा होता है, लोकतंत्र क्या है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। लोगों के जुलूस को रोका गया मतलब जयप्रकाश नारायण की तरफ से जितने जयप्रकाश नारायण का जितना भी लोग नारे लगा रहे थे, उनके जुलूस को रोका गया। वो बोल रहे थे मैं कोई लोगों के लिए मैं जुलूस नहीं, मतलब लोगों के सिर्फ दिखावा के लिए मैं नेता नहीं ना बन रहा हूँ जी, मैं काम करूंगा उसके बाद जुलूस निकलेगा। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। बहुत ही लाइन बहुत अच्छा है मेरे भाई।
वो कहते हैं कि लोग समझिएगा, कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं मेरे भाई कि जयप्रकाश नारायण को खरीदने के लिए यानी पैसा देकर, मोटी रकम देकर खरीदने वाले बहुत बड़े बड़े नेता है, लेकिन जयप्रकाश नारायण बोले कि इन लोगों को शर्म नहीं आती कि एक तरफ ये लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये जनता को लूटने का, मतलब समझ में, लोकतंत्र की कुचलने की बात करते हैं अपने पैरों तले। लिखा कि कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी से मेल मिलाप करवाना चाहते थे। इंदिरा गांधी से, उस समय आप लोग पता होना चाहिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा गांधी से मेल मिलाप करवाना चाहते थे। चलिए इंदिरा गांधी से मिल लीजिए, इंदिरा गांधी आपको बुला रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। देखिए ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में दिया है कि यहाँ पर मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनका गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है कि जो भारत को चलाने के लिए जो नीति अपनाई है वो गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। इंदिरा गांधी से मुझे व्यक्तिगत झगड़ा यानी कि पारिवारिक झगड़ा नहीं है, मेरे एकदम नहीं है मेरे भाई। तो वो बोल रहे हैं कि जो वो नीति बनाई है कि और देशों को और राज्यों को क्या कर रहे हैं, विकासशील बना रहे, विकसित कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे इनको गलत नीतियों से दूर था, मतलब दिक्कत था। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। बापू समझ में आ रहा है ना, बापू महात्मा गांधी जी की बात हो रहा है और नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रहा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। आलोचना का मतलब है शिकायत। वो बोले हैं कि बापू का भी कुछ कुछ गलत नीतियां हैं और ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कुछ कुछ गलतियां हैं, दोनों का आलोचना किए हैं। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सही बात है मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। आज तो मीडिया वाले को ही लोग खरीद ले रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा देखिए ना मेरे भाई। आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। सही बात है मेरे भाई। सोचिए एक चुनाव लड़ने के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं पैसा। अगर वही पैसा गरीबों पर किया जाए तो हमारे बिहार की गरीबी दूर हो जाएगा। और वही हमारे भाव पैसा जो है, थोड़ा गौर करिएगा, इंडस्ट्रीज पर किया जाए। हमारे राज्यों में, हमारे बिहार में कितना इंडस्ट्रीज है आप लोगों को खुद बहुत अच्छे से पता होगा, कितना फैक्ट्रियां हैं, बहुत लगा हुआ है ना। तो समझिए थोड़ा गौर से, वो सब खर्चा जो है, जो चुनावों का खर्चा है, इंडस्ट्री पे किया जाए, फैक्ट्रियों पे किया जाए तो हमारा राज्य भी विकसित कर जाएगा, मेरा बिहार। लेकिन मेरा जो है बिहार का, ये बहुत बदनसीबी की बात है, हर एक खाली चुनावों पर खर्चा किया जाता है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। राजनीति में समझिए, राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण है मेरे भाई चुनावों का खर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही समझिएगा प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है मेरे भाई। देखिए यह सही बात है कि आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि सिर्फ वो चुनाव के समय वोट डाले। आप सिर्फ वोट डाल सकते हैं चुनाव का, उसके बाद प्रतिनिधियों पर आप जो मतलब समझिए, जो नेता जीत जाता है उसके प्रतिनिधियों पर आप कोई भी अंकुश नहीं लगा सकते हैं। अंकुश का मतलब आरोप नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो वो आपको बहुत बड़ा भारी गलती ठहराएंगे और आप पर मुकदमा या आपको बलपूर्वक जेल में डाल सकते हैं या आपको पीट सकते हैं। हम लोग का सिर्फ कार्य क्या हो गया है कि सिर्फ नेताओं को वोट दे और इसके बाद अधिकार मेरा छीन लिया गया। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती हैं। अन्य देशों में जाओगे मेरे भाई तो जो प्रेस वाले होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं, जो पत्रिकाएं छापते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ना अखबार, प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती हैं। प्रतिनिधि का मतलब है जो समझ में रहा, नेता के जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, पर अंकुश लगाती हैं। लेकिन हमारे देश में इनका बहुत अभाव है। बाबू मीडिया वाले खुद बिक जा रहे हैं। सच में जाके चेक कर लीजिएगा, मीडिया वाले बिक जाते हैं नेताओं से और नहीं छापते उनके बारे में कुछ कि क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर देखिएगा ये सत्य बात है मेरे भाई, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्र मुग्ध करने वाला था और वो लोगों के बारे में, यानी कि जो युवा लोग हैं, जो छात्रों के बारे में ये भाषण दिए थे, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक भाषण था मेरे भाई। इसके बाद आप लोग देखिए इसके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जितना भी, अब इससे भी फालतू नहीं आएगा मेरे भाई, सत्य बात बोल रहे हैं।
इससे फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। वन शॉट वीडियो है मेरे भाई, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि परीक्षा में टोटल के टोटल आए हुए भी है, और जो नहीं आए हैं वो भी डाला गया है, जो इंपॉर्टेंट है आने वाले दिन में आ जाए। तो आइए आराम से इसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए पहला है, आप लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, इससे आप लोग फालतू आने वाला नहीं है, इसको बहिमा से अच्छे से देखिएगा। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका मेरे भाई आप लोग अभी जस्ट बताए हैं, जयप्रकाश नारायण जी गए थे अपने परिवार के गरीबी के बावजूद भी। ठीक है, ये 2024 आईसी में आया है। पुनः मेरे भाई, बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख किए, समझिएगा, बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मेरे भाई सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति है इसमें जयप्रकाश नारायण जिन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है जी, 1998 में जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था, याद रखिएगा मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति। अभी जस्ट पढ़े मेरे भाइयों, मेरे भाई देखो मेरे प्रभु। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो मेरे भाई छात्र आंदोलन जब कर रहे थे, यह रहेगा, ये उनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया था, याद रहेगा। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय यानी कि 5 जून 1974 को जो ये भाषण दिए थे, कौन? जयप्रकाश नारायण जी। कहाँ पर? पटना के गांधी मैदान में। तो उस समय इनका जो स्थिति था बुढ़ापा और बीमारी जैसे हुए थे, समझ में आ रहा है ना, ये बूढ़े हो चुके थे। आप लोग फोटो में देख लीजिएगा, इमेज पहले जो थंबनेल है उस पर दिखाई दे रहा होगा। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? जो दल विहीन बाबू जो लोकतंत्र है वो किसके मूल उद्देश्यों में है बाबू? 2021, 2022, 2023 बहुत बार परीक्षा में आया है मेरे दोस्तों। तो ये दल विहीन जो होता है, दल विहीन का होता है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चल जाए, या एक दल अगर खराब हो जाए तो उस दल को विहीन कर दिया जाए। विहीन मतलब होता है खत्म कर दिया जाए और नए दल की स्थापना किया जाए। ये जो विचार है, ये उद्देश्य है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद है। यानी कि जब एक देश, बोला गया है ना, थोड़ा गौर करिए कि वो बोले थे कि उनका एक रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी का मतलब है एक नए राजनीति की प्रारंभ किया जाए, नए राजनीति बनाया जाए। यानी जब राजनीति खराब हो जाता है, जब कोई पार्टी खराब हो जाता है तो उस दल को विहीन कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मार्क्सवाद तथा लेनिन के विचारधारा है और जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी अपनाए हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। जगह देख लीजिए, पहले ही वीडियो में बताया गया है, जस्ट शुरुआती दौर में बताया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम जो रहता है बाउल होता है, और आगे चलकर उसने जेपी के नाम से जाना जाता है, और जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण जी होता है। और जयप्रकाश नारायण को हमारे बिहार के लोग ने लोकनायक के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? यानी जानना है का मतलब होता है कि आगे बढ़ना है, विकास करना है। तो ये बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश के जनता को जाना है? मीलों जाना, देश को समझिएगा, देश को आगे बढ़ाने में योगदान देना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात बोले थे। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निधन हुआ था मेरे भाई, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में आया है पिछले बार एग्जाम में। ठीक है, तो ये ब्लिंगडन नर्सिंग होम में क्या बोलते हैं जी, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण बताइए कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? रूस तक गए थे नहीं थे, ब्रिटेन नहीं गए थे, जापान नहीं गए थे, तो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। तो अमेरिका को दलाल कहे जाते हैं। दलाल क्यों कहे जाते हैं जानिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो है पढ़ लिख कर कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। तो ये अब समझिएगा, तो ये अमेरिका की राजनीति लगा कर ये बिहार को आगे बढ़ाना चाहते थे, विकास करने के लिए ये योगदान दिलाना चाहते थे। लेकिन इनके जो विपक्षी दल के नेता थे, विपक्षी मतलब समझ में आ रहा है ना, इनकी विपक्षी पार्टी, वो इनको अमेरिका के दलाल कहते थे कि अमेरिका से पढ़ के आया है, अमेरिका की नीति लगा रहा है। ठीक, इनकी बातों में मत आइएगा। तो जयप्रकाश नारायण किसका दलाल कहा गया है? अमेरिका के। बाबू इसको याद मत करेगा, ये सब याद हो जाता है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था? देखिए बाबू, जयप्रकाश नारायण की ये लेखक परिचय में है
जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी, यानी स्वास्थ्य का मतलब होता है उनका जो साथ साथ चलने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान इज द राइट आंसर। डॉक्टर रहमान ही इनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे, ख्याल रखते थे। नेक्स्ट में भाई, जयप्रकाश जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण जी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी सत्यदेव। क्या नाम था? स्वामी सत्यदेव। इन्हीं के भाषण सुनकर इन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था और ये अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। ठीक है, नहीं होता है कोई आइडियल व्यक्ति होते हैं कि इनका बात सुनकर आप लोग चले जाते हैं पढ़ने के लिए कि नहीं वहां पर पढ़ाई अच्छा होगा मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर ये गए थे अमेरिका पढ़ने के लिए। कौन? जेपीजी यानी जयप्रकाश नारायण जी। देखिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो मेरे भाई उस समय एक फ्री प्रेस चलता था कहाँ पर, पटना में, जिसका नाम है सदानंद जी। इन्हीं का फ्री प्रेस चल रहा था और ये मालिक थे। और ये आप लोगों को देखिए परीक्षा में नहीं आया लेकिन हम डाल दिए हैं कि आ सकता है। ठीक है, जो याद रहेगा, जो बाबू इस प्रेस में जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बहुत ज्यादा बातें लिखी जाती थी जो बिहार को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था उस समय। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में आया है 2025 में। कब आया है? 2025 आईएससी में। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो मेरे भाई उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। 2025 में आया हुआ, जाके क्वेश्चन बैंक चेक कर लीजिए कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे का मतलब होता है, ब्रेन मतलब दिमाग, बॉम्बे मतलब बॉम्बे, काम ऑफ मतलब का, नहीं, बॉम्बे का दिमाग किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को। देखिएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, अच्छे से, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? तो मेरे भाई देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही 20 मतलब एग्जाम का 20 दिन आया था, 20 दिन बचा था, देखिएगा पटना, देखिए जयप्रकाश नारायण जी का एडमिशन पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये बाद में ना, देखिए ये क्या होता है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में जाके क्या होते हैं, भाग ले लेते हैं, जिससे इनका पढ़ाई छूट जाता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम उनका 20 दिन बचा रहता है तो ये पटना कॉलेज उनका भर्ती नहीं लेता है। तो ये बिहार विद्यापीठ जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बनाया गया है, उन्हीं में जाकर ये क्या करते हैं, आईएससी की एग्जाम देते हैं। याद रहेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए तो 10वीं क्लास में भी दिया है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई? 1924 ईस्वी को। ठीक है, 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो मेरे भाई जयप्रकाश मार्क्सवादी तभी बने थे जब लेनिन की मृत्यु हुआ था। तो 1924 से इसका आंसर याद रखिएगा। 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे, यानी कार्ल मार्क्स के विचारों पर चलते थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो मेरे भाई फणीश्वर नाथ रेणु की एक पुस्तक है जिसका नाम है मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल। आप लोग ये 9 क्लास में पढ़े थे, आ रही रवि की सवारी। देखिए 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मेरे भाई 1974 में जब जयप्रकाश नारायण जी जब पटना में भाषण दे रहे थे तो उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था अब्दुल गफूर। क्या नाम था? अब्दुल गफूर। ठीक है, बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थे। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? मेरे भाई देखो 2022 2023 आई में दोनों में आया है। ठीक है, तो किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर बाबू मेरे हो जाएगा, ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। पढ़ लो, लिख लो, ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी है ये पल। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म आप लोग बताया गया था कि 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, सिताब दियारा गांव, जो कि सारण बिहार में पड़ता है मेरे भाई। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी उनकी नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था मेरे भाई? प्रभावती देवी, जो कि थोड़ा गौर करिएगा गांधीवादी विचारधारा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रज किशोर प्रसाद। उन्हीं की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो मेरे भाई आप लोग देखिए जाकर लेखक परिचय में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो रचना है वो है जयप्रकाश नारायण जी की। क्या थी? जयप्रकाश नारायण जी की। ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था मेरे भाई? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था मेरे भाई? 1952 ईस्वी में। आप लोग जाके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। देखिए
अरे जागो रे जागो जागो, मेरे भैया भैया जागो। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो मेरे भाई भारत रत्न इन्हें मिला था 1998 ईस्वी में। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 1998 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 ईस्वी में। बाबू, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो भारत रत्न ही होता है, और इन्हें भारत रत्न 1998 में दिया गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण, उस बिहार के लोकनायक को। ठीक है। नेक्स्ट भाई, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? अरे हम बताए, देख लीजिए ना, हम माना किए हैं। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है मेरे भाई? तो ये जानते हैं लोकनायक के नाम से। मेरे भाई देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके देखिए इस चैनल को ग्रो करवाइए, और अगर ग्रो करवाते हैं तो मैं आप लोगों से ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि ये एक दिन आने वाले दिन में ये बिहार का बहुत बड़ा चैनल बनेगा। वजह क्या है? क्या? क्योंकि इसको पढ़ाने में हम लोग को पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन करना, दूसरी बात है टाइपिंग करना, बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई। इसलिए इस मेहनत के लिए आप इसे जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तब। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है मेरे भाई? लोकनायक। मेरे भाई वीडियो समझ में नहीं आएगा तो उसको लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करिएगा, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करिए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो आप लोगों सबको पता है मेरे भाई, पटना में 5 जून 1974 को दिए थे, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है। और लाखों लोग आए थे और ये ऐतिहासिक भाषण था। अभी तक सब बहुत आदमी गए थे, बहुत लोग जुटे थे और उसमें युवाओं का बोलबाला था। जयप्रकाश नारायण ने किस समझिएगा जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन को ही संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये 1974 ईस्वी में, 5 जून 1974 ईस्वी में मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था, वो था हर्षु दयाल। क्या नाम था मेरे भाई? हर्षु दयाल। ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है मेरे भाई? तो संपूर्ण क्रांति भाषण है जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया भाषण ना जी, 5 जून 1974 को। जागते रहो, पढ़ते रहो और आने वाले 2027 के एग्जाम में दहाड़ते रहो। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति मेरे भाई किसकी रचना है? तो आप लोग पता होना चाहिए, ये जेपी जी का है, नहीं जयप्रकाश नारायण जी का है मेरे भाई। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो संपूर्ण क्रांति पाठ में बाबू दिया गया जो भाषण है वो है हमारे प्यारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। इसमें कोई शक है क्या? मजा आ रहा है बहुत, आप लोग ना है लेकिन मेरे को आ रहा है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था आपको सिताब दियारा गांव, जो कि बिहार के सारण उत्तर समझिएगा सारण में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही पड़ता है। ठीक है। जो बलिया जिला और सारण एक दूसरे के बॉर्डर पर है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? सिताब दियाराम गांव में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए बाबू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको पता होना चाहिए, मैग्सेसे सम्मान से। मैग्सेसे सम्मान से इनको ये और एक भारत रत्न मिलवे किया था, याद रखिए मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण समुद्र में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो मेरे भाई ये कहा जाता है कि अमेरिका पहले जाते थे तो वो जाते थे हवाई जहाज से नहीं, वो जाते थे पानी वाला जहाज से। तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ, ईश्वर अय्यर के साथ। नेक्स्ट मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथों में है? तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार बाबू समझिएगा, ये युवा पीढ़ी यानी नई पीढ़ियों के द्वारा के हाथ में है। नई पीढ़ी मतलब देखिए, जो युवा लोग चाहेंगे वो उसी को नेता बनाएंगे और वही देश को आगे बढ़ाएगा, राज्य को भी बढ़ाएगा, ये याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति मेरे भाई जयप्रकाश नारायण जी है। ये कई बार आया। नेक्स्ट मेरे भाई, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो मेरे भाई ये प्रश्न ठीक ठाक है।
जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? दी अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को, मतलब भूमिगत जो जमाने की जो है मित्रता को ये ठोस मानते थे, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति होते थे उन लोगों का मित्रता बहुत खास होता था, वो छोड़ते नहीं थे। आज जनरेशन वाला नहीं कि जो मिला खाने खिलाने पिलाने वाला उसके साथ चल दिए। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे मेरे भाई? तो इसमें है आंसर हो जाएगा रामनाथ गोयनका को ये मानते थे अपना क्या चीज? भाई मानते थे। ठीक है, और उन्हीं के घर पर इनका मृत्यु भी हुआ था। आइए संपूर्ण क्रांति क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव देखते हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं। जितना भी बाबू अब सब्जेक्टिव है टोटल के टोटल परीक्षा में आया हुआ है। और मेरे भाई आपसे कृपा से मेरे भाई आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रश्नवा को लिख लीजिएगा, एकदम अच्छे से आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का इससे फालतू आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब है 2 मार्क्स वाला। अच्छे से देखिएगा मेरे भाई। अरे जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और वे किसकी पुत्री थी? और पहला प्रश्न है, देखिए ये आया है 2019 में और 2021 में भी आया है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और वो किसकी पुत्री थी? तो हम पहले ही बताए मेरे भाई कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो था वो प्रभावती देवी था मेरे भाई। और वे प्रसिद्ध गांधीवादी वकील और स्वतंत्रता सेनानी के ब्रज किशोर प्रसाद की क्या थी? पुत्री थी। तो मेरे भाई याद रहेगा। और इसी आप लोग ढंग से, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी था। और वे प्रसिद्ध गांधीवादी वकील स्वतंत्रता सेनानी ब्रज किशोर प्रसाद की क्या थी? पुत्री थी, बेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे? 2018 में आया मेरे भाई। तो जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक, अहिंसक और जनता केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करना चाहते थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी हुए मेरे भाई उन लोकतांत्रिक यानी लोगों का शासन, अहिंसक, अहिंसक मतलब जिसमें हिंसा ना हो। आज के नेता क्या करते हैं कि मतलब कि जब नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जनता को शोषण करने का काम करते हैं। तो अहिंसक जिसमें हिंसा ना हो, जो स्वयं के लिए न जिए, और जनता केंद्रित नेतृत्व प्रदान करना चाहते थे, जो जनता के केंद्र बनाकर जनता के लोगों के जनता में ही के बीच में रहे और जनता की बातों को सुने माने, जो भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ हो। वैसे नेता को मानते थे कि जो भ्रष्टाचार व अन्याय के खिलाफ हो। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए युवा शक्ति की भागीदारी पर जोर दिया कि आज युवा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगार है, और उन्हें अगर नेता ध्यान दिए, नेता लोग सपोर्ट किए, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ताकि राजनीति के स्थान पर लोक नीति यानी कि जन आधारित व्यवस्था स्थापित हो सके, न कि केवल सत्ता का हस्तांतरण हो सके। ये चाहते थे कि युवा लोग का ही बोलबाला हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध हो। नेक्स्ट भाई। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी थोड़ा इधर चल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है? बापू और नेहरू, बापू मतलब होता है, आप लोग पता होना चाहिए कि वो महात्मा गांधी जी को बोला गया है, नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उनका भी आलोचना किए थे ना, जो पहले बोले हैं ना। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने ऐतिहासिक भाषण संपूर्ण क्रांति में बापू यानी कि महात्मा गांधी और नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनकी महानता, उदारता और बड़प्पन का उल्लेख किया है। तो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने बताया कि गांधी जी युवा लोगों को प्रेम में से समझाते थे और उनकी आलोचना को सुनते थे। आलोचना मतलब होता है जो शिकायत जो जरूरी थे लोगों को, उनके से सुनते थे। जबकि नेहरू जी आलोचना के बावजूद मतभेदों का बुरा नहीं मानते थे। वो भी मानते थे कि लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम लोग इसके साथ रहेंगे, युवा के साथ रहेंगे, तभी हमारा देश विकसित कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। नेक्स्ट में भाई, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? ये 2023 में आया है मेरे भाई। तो जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं होने का जो कारण है यह था कि वे गांधी जी विचारधारा के समर्थक थे। गांधी जी विचारधारा के समर्थक थे, यानी गांधी जी जो थे ना नरम दल के, उन्हीं के, और अहिंसा तथा सत्याग्रह के मार्ग पर विश्वास करते थे। अहिंसा और सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह जो किया जाता है उसके मार्ग पर विश्वास करते थे।
वे मानते थे कि समाज में बदलाव के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हिंसा का मतलब होता है स्वयं अपने भलाई के लिए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण अलग था, वो हिंसा का सहारा ले रहे थे। नेक्स्ट मेरे भाई, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो मेरे भाई दल विहीन का होता है दल को बदल देना या दल को खत्म कर देना, और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दल विहीन लोकतंत्र यानी पार्टी लेस डेमोक्रेसी और साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म में दोनों का अंतिम लक्ष्य एक समान शोषण मुक्त और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। कि मतलब कि देखो ना, दोनों का एक ही लक्ष्य है। कौन? दल विहीन लोकतंत्र यानी कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी का और साम्यवाद यानी कि जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म का। ये दोनों का मेरे भाइयों देखो देखो, दोनों का जो लक्ष्य था कि शोषण मुक्त यानी कि दोनों में कोई भी शोषण ना करे, या नेता जो होते हैं नहीं होते शोषण करने वाले, तो शोषण ना करे, और वर्ग समझेगा, और वर्गहीन समाज की स्थापना हो कि किसी वर्ग के लिए एक ही प्रकार के लोग बार बार नेतागिरी नहीं करेंगे, हर एक वर्ग के लोग खड़ा होंगे नेतागिरी में। जहां सत्ता का केंद्रीकरण न हो कि एक ही समाज के एक ही लोग हमेशा सत्ता में नहीं बने रहेंगे। जहां साम्यवाद मार्क्सवाद विचारधारा के अनुसार वर्गहीन समाज चाहता है, ठीक है, वही दल विहीन लोकतंत्र राजनीतिक दलों की बजाय जन भागीदारी पर जोर देता है कि हर एक हर जनता को अधिकार है कि भागीदारी ले, क्या चीज में? वही नेतागिरी में। दोनों ही सत्ता के केंद्रीकरण को समाप्त कर समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। बात समझ में रहा है कि सब पर ध्यान दिया जाए, सभी लोग के वर्ग के लोगों पर। मेरे भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दो आया है, दो ये गया है, और एक 2020 और 22 में आया है, फिर 2019 में आया है। देखिए, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? और दूसरा है सप्रसंग व्याख्या करे। प्रश्न है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका सप्रसंग व्याख्या करना है। इसका दीर्घ उत्तरीय आप लोग का इसका। तो मेरे भाई संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं, इसको अगर ये आएगा तो आप लोग को पूरा पूरा जो पढ़ाई हुआ सारांश लिख सकते हैं। सप्रसंग व्याख्या आएगा तो आराम से करिएगा। आइए इसको लाइन से देखते हैं। देखिएगा आप लोग ना, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, इसका बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये 5 नंबर का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं 2020 और 22 में आया है ना उत्तर। संघर्ष समितियां जनता का या छात्रों की होंगी। उनका नाम समझिएगा, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है। देखिए ये आएगा ना तो आप लोग ने इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में चर्चा कर दीजिएगा, ठीक ना। ये आप लोग का 5 नंबर मिलेंगे, और इसमें बीच में पैराग्राफ है, पैराग्राफ से करिएगा। एक और सवाल है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, ये भी लिख लीजिएगा। लेकिन इनसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, इसको पढ़ने से पहले फिर से बोल रहे हैं, जागो, ठीक है। संघर्ष समितियां जनता या छात्रों की होंगी। उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है। ये बोल रहे हैं ना कि जो संघर्ष होगा, जो अगर हम खड़े होंगे, संघर्ष जो होगा वो छात्रों की होंगी। उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। यानी जब जयप्रकाश नारायण जी मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं, जो भी हो नेता बनते हैं, तो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। और इस प्रकार से इन समझिएगा समितियों के लिए बराबर का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। क्या चीज? अन्याय से लड़ने के लिए, अनीतियों से लड़ने के लिए। गांव में छोटे दोनों अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे ये पुलिस हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी ले चलती है, घूसखोरी मतलब बुझा रहा ना, जो पुलिस वगैरह जो घूस लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, बंदोबस्तियां का मतलब बड़े बड़े किसान लोग क्या करते हैं कि दूसरे की जमीन को भी हड़प लेते हैं, जो बड़े किसान लोग होते हैं, उनका भी विरोध से समितियां करेंगी और उनका दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। ये बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण। गांव में तरह तरह के हो रहे अन्यायों को भी असमितियां समझिएगा समितियां रोकेंगी। मतलब जो समिति बनाएंगे जयप्रकाश नारायण, कि जो गाँव में भी अन्याय हो रहे हैं उनको भी समितियां को रोकेंगी। अमेरिका प्रवास के दौरान जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी घोर कम्युनिस्ट थे। घोर कम्युनिस्ट का मतलब है कम्युनिस्ट को बहुत ज्यादा मानते थे। वह लेनिन और ट्रोट्स्की
समझिएगा ट्रोट्स्की का समय था, उस समय दौर चल रहा था। लेकिन 1924 में लेनिन लेनिन जो है देखिएगा मरे थे, मरे मतलब था। और लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। आप लोग ऑब्जेक्टिव में दिया है 1924 में ही जेपी नारायण मार्क्सवादी बने थे। यानी जब लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाता है तो ये मार्क्सवादी बन जाते हैं। मार्क्सवादी के सभी ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले थे। मार्क्सवादी जो कार्ल मार्क्स के जो ग्रंथ थे उन पढ़ चल डाले थे। रात को एक रशियन टेलर के घर रोज क्लास लेते थे। ये किसके देखिए, रात को एक रशियन जो टेलर टेलर के घर ये रोज क्लास लेते थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी। वहां से जब वे लौटे तो घोर कम्युनिस्ट थे। घोर घोर कम्युनिस्ट का मतलब कम्युनिस्ट को सबसे ज्यादा मानते थे। लेकिन वे राष्ट्रहित में अंग्रेजों को भगाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। राष्ट्रहित में मतलब जाना ना कि कांग्रेस को मार को भगाने के लिए, खत्म करने हटने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी हो मतलब शामिल हुए थे, यानी कांग्रेस में शामिल हुए। कम्युनिस्ट होकर भी वे अपने समझिएगा कांग्रेस से अलग अलग नहीं रख सके। आजादी की लड़ाई में उन्हें भाग लेना था, इसलिए संघर्ष समितियों में जयप्रकाश नारायण की यही सब अपेक्षाएं थे कि काहे कांग्रेस में ही शामिल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी को चाहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए, क्योंकि उनको अंग्रेजों को खदेड़ना था। बात समझ में रहा है ना? तो ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कर। अब जो मेन डर होंगे उसको अंडरलाइन करिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये आ सकता है आप लोग एग्जाम में। व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। इसका सब प्रसंग व्याख्या कर रहा है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। लिखिए, भाषण संपूर्ण क्रांति से उद्धृत है। इस भाषण से उन्होंने कांग्रेसी शासन को पूरे देश में उखाड़ फेंका। इंदिरा गांधी के शासन को देश से विदा कर दिया। देश से मतलब याद रहेगा हट गए थे ना, इंदिरा गांधी जीत गए थे। जयप्रकाश जी के कुछ मित्र इंदिरा गांधी से समझौता करा देना चाहते थे, यानी मेल मिलाप कराना चाहते थे। जयप्रकाश जी बोलते हैं कि मेरे इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, यानी कि कारण है जयप्रकाश जी की का झगड़ा व्यक्ति या व्यक्तियों से नहीं तथा इंदिरा जी से भी नहीं है। जयप्रकाश समझिएगा, जयप्रकाश जी का झगड़ा नीतियों से था। नीति मतलब है जयप्रकाश नारायण जो बोल रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी जो गलत नीतियां अपना रही थी उनके नीतियों से झगड़ा था। मेरा ना उसे सिद्धांतों के उनका झगड़ा सिद्धांतों से था। सिद्धांत मतलब जरा जो सिद्धांत अपनाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा उससे था। उनका झगड़ा इंदिरा जी के कार्यकलापों से था। जो कार्य गलत होंगे, जो नीतियां गलत होंगी, सही बात है कि जो नीतियां गलत, जो कार्य खराब होंगे, जो नीतियां गलत होंगी उसके उससे लड़ना हर एक भारतीय की जिम्मेवारी है। मेरे भाई, आपको भी जिम्मेवारी है। जो सिद्धांत समझेगा प्रिंसिपल्स गलत होंगे, प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत जो गलत होंगे, जो यानी पॉलिसी गलत होंगी, जो नीतियां गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो जयप्रकाश जी करे या उसका विरोध समझेगा या कोई और करे, वो सबका विरोध करते थे। अपनी अक्ल के मुताबिक था उनका झगड़ा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से नहीं था, बल्कि देश में हो रहे गलत नीतियों से झगड़ा था, गलत सिद्धांतों से झगड़ा था और गलत कार्यों से था। मेरे भाई, आप लोगों को ये पूरा समझ, देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिए, चल ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको एक बार कॉपी पर अच्छे से लिखेगा। उस पता ना कब कौन सा सवाल आ जाए, कौन जानता है, इसलिए आप हनुमान जी बनिए, पूरा पर्वत लेके चलिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई, ये वीडियो लॉन्ग गया हो लेकिन आप लोग इसको बहिमा समझ लिए होंगे, मेरा पूरा यकीन है। जय हिंद दोस्तों।